हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो एनिमल किंगडम का फर्स्ट लेक्चर रहा है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि जर्म लेयर हमने पढ़ा और जर्म लेयर के साथ में हमने बेसिक क्लासिफिकेशंस देखे। तो बेसिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास लगभग 8 से 9 हमने क्लासिफिकेशंस देख लिए किस में, एनिमल किंगडम में, और उसका बेसिक क्लासिफिकेशन किस तरीके का है कि कौन सा एनिमल किस में जाएगा। जैसे कि पोरीफेरा है, एनिलीडा है ना, आपके ऑर्थोपोडास हैं, मोलास्का है, कॉर्डेटा है और एकाइनोडर्मेटा है और एस्की हेलमिंथिस है, और आप कह सकते हैं पूरी फेरा है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलमेंथिस है, एस्की हेलमेंथिस है। तो ये सब हमने एग्जाम्पल वाइज देखे, फाइलम वाइज देखे और फिर उनकी प्रोसेसिंग देखी। जैसे मैंने कहा कि सिमेट्री हमने देखा है ना, सिमेट्री देखा हमने, डाइजेशन मेथड देखा उसका। और भी हमारे पास 8 से करीब 7 से 8 अभी बेसिक प्रोसेस में, क्या या कह दो बेसिक क्लासिफिकेशंस में, कि किसी एनिमल को अगर बांटना है तो उसमें बेसिक क्लासिफिकेशंस देखे जाते हैं। तो उसके अभी 7 से 8 टॉपिक बाकी हैं। अगर वो नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि आपको आगे जब क्लासिफिकेशंस करेंगे, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी लेक्चर नंबर 3, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें आपको डाउट आ जाएगा। क्योंकि जैसे सबसे पहले आप पूरी फेरा पढ़ेंगे तो पूरी फेरा के अंदर आपको मिलेगा देखने को कि उसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन मेथड है। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन मेथड अगर आपको पता होगा पहले से, तो आप कंप्लीट इनकम्प्लीट में डिफरेंस कर लोगे। एक बात, दूसरा जो डेवलपमेंट है, किसी में डायरेक्ट है, किसी में इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब यही हुआ कि उसमें लार्वल स्टेज है और मेटामॉर्फिज्म है कि नहीं है। और आप और भी कुछ इसमें देखेंगे, जैसे प्रोटोनीमा मेथड, आप इसके अंदर देखेंगे कि प्रोटोनीमा मेथड होता क्या है। स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक क्लासिफिकेशंस के तौर पर, बेसिक और क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास जो बेसिक क्लासिफिकेशंस थे वो हमने मैक्सिमम तो पढ़ लिए। अब कुछ बाकी हैं, वो भी आप देख लें। फर्स्ट पे आ जाएं। रिटर्न मेथड था, मैंने कहा बेसिक क्लासिफिकेशन सारे मैंने रिटर्न दिए। क्यों? इसमें टाइम वेस्ट होता है और है बहुत आसान। तो मेरी आदत भी यही है कि मैं ज़्यादा आसान चीज़ें लिखता नहीं हूँ, और जो बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है वो 1 बाय 1 सीक्वेंस एनसीईआरटी छपी आपको मिलती है। ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बस इनको गो थ्रू करना है, दिमाग से निकालना है कि हाँ भाई, हमारे पास जो टाइप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें ऐसा ऐसा प्रोसेस भी होता होगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैंने जब सिमेट्री कराई थी, सिमेट्री कराई थी, तो दो तरीके की सिमेट्री मैंने आपको समझा दिया था। एक सिमेट्री में हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था रेडियल सिमेट्री, है ना, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री थी, वो हमने कर लिया। और इसके साथ में हमने बाईलेटरल सिमेट्री, बाईलेटरल और सिमेट्री, ये दोनों हमने कर लिए। मैंने कहा था कि जो बाईलेटरल और रेडियल सिमेट्री है उसमें बेसिकली ये डिफरेंस होगा कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको काटने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि ओटी के अंदर ऑर्गन को काटने के भी तरीके होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो ऑर्गन प्रॉपरली 2 पीसेस में बटे और दोनों इक्वल आने चाहिए पीसेस। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बाईलेटरल सिमेट्री कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गन है, बस आप उसको कट करना है, इक्वल पार्ट्स आ तो रहे हैं लेकिन फिर भी लगभग इक्वल्स नहीं है। मतलब ऐसा प्लेन, ऐसा एक औजार, ऐसा एक टूल है ना, ओटी के अंदर आपके पास है, और आपको उस बॉडी को कई प्लेन्स में काटना है, या कह दो सेंट्रल ऑफ एक्सिस को यूज करके आपको उसको कई हिस्सों में बांटना है। सारे हिस्से उसके लगभग बराबर आने चाहिए। अब ये कैसे हो कि किसी आप सारे हिस्सों को बराबर ले आए? हाँ, हो सकता है। जैसे मानिए, मैंने कहा था, जैसे समझाया भी था क्लास में, कि अगर मैं अपने आप को ऐसे काटूंगा, है ना, अगर ऐसे काटूंगा और ऐसे काटूंगा, तो मेरे जो हिस्से होंगे बॉडी के, जैसे मान लीजिए मेरे पास, अच्छा एक याद रखिएगा, एक लेटरल अपेंडेजेस को याद रखिए। एक वर्ड मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा एनिलीडा में। किस में देखने को मिलेगा? एनिलीडा आपके पास फाइलम में देखने को मिलेगा। एक वर्ड आता है लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस। ये लेटरल अपेंडेजेस क्या है? बहुत आसान है। आपकी बॉडी के साइड से जो भी ऑर्गन्स निकले होंगे, आपकी बॉडी के साइड से, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, आपका राइट मेरा लेफ्ट आपका राइट, आपकी बॉडी के साइड से। तो जैसे ये वाला सेक्शन जो होता है फ्रंट सेक्शन, जैसे आप बैठे हैं तो आपका फ्रंट सेक्शन जो है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो पीछे का सेक्शन है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। ये वाला क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये हो गया वेंट्रल और पीछे वाला पार्ट हो गया डॉर्सल। तो दिस इज दी होल पार्ट इज कॉल्ड दी वेंट्रल साइड एंड दिस होल साइड इज कॉल्ड दी डॉर्सल साइड। लेकिन ये भी तो एक साइड है। तो ये जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं हम लेटरल साइड। क्या बोलते हैं? लेटरल। तो बॉडी के हमारे पास एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा अभी। इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इनकी बात नहीं करी। बस मैंने बात करी है किसकी? वेंट्रल की, डॉर्सल की और लेटरल की। तो लेटरल वाले पार्ट में, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के राइट साइड और लेफ्ट साइड है, तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आप ऐसे मान के चलें कि ये कुछ ऐसा था, इसे एक्सियल पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं?
एक्सियल। एक्सियल क्यों? एक एक्सिस की तरह, एक सीधी लाइन की तरीके से बॉडी बनी हुई है। अब मैंने कहा इसके दाएं से और बाएं से, मतलब इसके लेफ्ट से और राइट से आप अपेंडेजेस निकाल दीजिए, मतलब जो भी बॉडी का हिस्सा निकलेगा वो अपेंडेजेस होंगे। और क्योंकि लेटरल साइड से निकले हैं तो लेटरल अपेंडेजेस होगा, मतलब मेरे हाथ और मेरे पाँव लेटरल अपेंडेजेस हैं जो मेरी बॉडी के साइड से निकले हैं। तो जैसे आपके पास एक एनिलीडा मैंने लिया है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये, मतलब रिटर्न पोर्शन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको बस समझाना मेरा मुद्दा है। नेरिस और हिरुदिनेरिया और पेरेटिमा, ये मैंने लास्ट क्लास में समझा, एक क्लास में मैंने इसके बस गो थ्रू किया है, ठीक। और याद रखिएगा, आप नारिस को देखिए जिसको आप कन खजूरा कहते हैं, तो इसको हम अब इसको क्लाइम वॉर्म भी कह सकते हैं, रैग वॉर्म भी कह सकते हैं, क्लाइम वॉर्म या रैग वॉर्म भी कह सकते हैं। अब इनके क्या होता है, इनके पास छोटे छोटे ना ब्रिसल्स होते हैं, जैसे ब्रश करते हैं तो ब्रश में धागे धागे होते हैं, लेंट्स, तो उनको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। वैसे अगर जैसा लिखा है वैसा प्रोनाउंस करो तो ब्रिट्सल होगा, तो पढ़ने को अलग मिलेगा, तो ब्रिसल्स होते हैं, जैसे मैं कहूँ ब्रिट्सल्स हैं, तो ये ब्रिसल होता है। ब्रिसल कैसा, जैसे मान लीजिए एक सेक्शन हो गया ऐसे, और इस सेक्शन से इस तरीके से ऐसे निकला हुआ है ना, तो इसे क्या बोल दोगे? ब्रिसल बोल दोगे। तो ब्रश भी तो ऐसे ही होता है, जो हम टूथ ब्रश करते हैं वो भी तो ऐसे ही होता है, ऐसे निकले होते हैं ना, तो टूथ ब्रश है। तो टूथ ब्रश जो होता है उसके सामने भी निकला होता है ब्रिसल्स। तो इन सब एनिमल्स के साइड से ब्रिसल्स निकलते हैं, वो उनके लिटरल अपेंडेजेस हो गया। कन खजूरे को देखिए, दाएं से और बाएं से उसके हाथ पांव निकले होते हैं, तो वो क्या है उसके, वो अलग चीज है, वो पोडो सेक्शन है, उस पोडो को तरफ नहीं जाए, क्योंकि पोडो बताऊंगा तो आप ब्रिसल से हट जाओगे। जैसे आपके गूज बम्स आपके ब्रिसल्स हो गया। अब इनको बनाया किससे जाता है, वो काइटिन होती है, वो एक अलग बात है। सीता बोलते हैं इसको, सीते, सीते बोलते हैं, सीता नहीं, सीता से याद रहता है, सीते बोलते हैं। तो ध्यान आपको एक बात रखनी है मेरी, क्या ध्यान रखनी है आपको, एक मेरी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने एक वर्ड आता है क्या, लेटरल, तो लेटरल से आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो लेटरल अपेंडेजेस का मतलब होगा कि आपके लेटरल साइड में, दोनों लेटरल साइड्स में, लेफ्ट में हो या राइट में, है ना, लेफ्ट में हो या राइट में, इन दोनों साइड्स में आपको कोई ना कोई ऑर्गन निकला होगा, है ना, ऑर्गन होगा, या कह दो कोई पार्ट होगा, या ऑर्गन्स पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल अपेंडेजेस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कन खजूरा है, या मैं कन खजूरा समझ लीजिए, तो ऐसा सा होता है, ऐसे ऐसे इसके ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ऐसे इसके ब्लॉक्स होते हैं, और इसके ऊपर की लेयर ऐसे सेगमेंटेड है इसकी बॉडी, सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी में, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसी सी इसके स्ट्रक्चर निकली होती है यहाँ से, और ये इसके ब्रिसल्स हो गए, ये क्या हो गए इसके, इसके ब्रिसल्स हो गए, ऐसे करके बॉडी की स्ट्रक्चर होगी, और ऐसे इसके ब्रिसल्स निकले होते हैं, ये ब्रिसल्स हो गए। तो समझ पा रहे? तो ये इसके लोकोमोशन में काम करता है, किसमें काम करेगा, लोकोमोशन में। तो हम भी, हमारे लिए भी जो अपेंडेज है, जैसे कि हमारे अपर लिम और लोअर लिम, अपर लिम का मतलब दोनों हाथ, और लोअर लिम का मतलब दोनों पाँव। अब इनके भी तो फिंगर्स निकली हुई हैं और गूज बम्स निकले हुए हैं, इसको हम सोच के समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रिसल्स हैं, ये हमारे क्या है, ब्रिसल्स हैं। और ब्रिसल्स का काम होता है अलग अलग तरीके का, सेंसेशंस का भी हो सकता है, जैसे गूज बम्स सेंसेशन को शो करते हैं कि अचानक से ठंड लगा, अचानक से गर्मी लगा, अचानक से डरे, है ना, अचानक से खुश हो गए या दुखी हो गए, तो इनकी एक्टिविटी आपके सामने देखने को मिलती है। चलिए, एक बात तो समझ में आ गई। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप ऑफ आती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, कौन सी सिमेट्री है, हाँ हमारे पास है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, मतलब आप उसको कहीं से भी कट कर दें, आप उसको कहीं से भी कट कर दें, लेकिन आप उसको इक्वल नहीं शो कर पाएंगे, मतलब आप जैसे भी काटना चाहें उस बॉडी को। तो असिमेट्री या असिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्पॉन्ज, मैंने कहा स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज जो है पूरी फेरा, देखिए मैंने बोला भी, जैसे जैसे आप फाइलम्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले पूरी फेरा आएगा, और पूरी फेरा को आप कहीं से भी काटने बराबर नहीं आने वाला, मतलब असिमेट्रिकल मेथड है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। उसके बाद जब जाते हैं तो तब आपको मिलती है रेडियल सिमेट्री, और उसके दो और फाइलम्स पढ़ते हैं तब आपको मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं आता, बाइलेटरल और रेडियल दोनों एक साथ आता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक क्लास में मैंने बोला भी है कि जब हम ऐसी जगह पर खड़े होते हैं कि हम पिछली चीज़ों को भी हमने पकड़ के चलना है और अगली चीज़ों को भी पकड़ के चलना है, तो उस जगह आपके 50-50% रेशो रहते हैं। हाँ, ये आपके सोच में भी हो सकता है, या आपके करियर में भी हो सकता है, या जैसे मान लीजिए इफ़ यू वांट टू डू दिस वन, कि अपनी होल लाइफ में आपको अपनी जनरेशन को लेके चलना है और अगली जनरेशन के साथ मैच कराना उसको, तो आप वो मीडिएटर हैं जो पिछली पूरी जनरेशन का पूरा भार अपने सर पे रखेंगे और फिर अगली जनरेशन से उसको मैच कराएंगे, जिससे कि पिछली जनरेशन में कुछ चीज़ें चेंज हो सके। इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि पिछली जनरेशन तो अपना लाइफ पूरा ग्रो करके चली जाएगी, तो अगली जनरेशन पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं,
अगर हम बात, अच्छा पिछली का मतलब ये नहीं कि आप 2 जनरेशन पीछे जाएं, नहीं, आप दादा दादी को ठीक करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको ठीक कर देंगे वो, क्योंकि उनकी जो 60-70 साल की जो उम्र है, वो क्या कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि मैंने जो सीख लिया, अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने का तुम्हारा एज है, तो वो तुमसे सीखेंगे नहीं, उल्टा तुम्हें सिखा देंगे। ऐसी होता है, ज्यादा एक्सपीरियंस खतरनाक भी है और अच्छा भी है। ज्यादा एक्सपीरियंस को अगर आप बहुत प्यार से फ्लो में सामने वाले को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और सामने वाला उस फ्लो को समझ पा रहा है, तो इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी और भारी से भारी और टिपिकल से टिपिकल कंडीशन या फिर समस्या या कोई बात बड़ी आसानी से अगर कह दी जाए, तो उस बात का वजन खत्म हो जाता है, लेकिन समझ में आ जाती है। अब छोटी से छोटी बात को भी हम बहुत बुरी तरीके से अगर ट्रीट हों, तो फिर वो बात बड़ी हो जाती है, छोटी नहीं होती। जैसे एक कोट में मैंने अपनी यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो के रूप में डाला है, आप लोग देख सकते हैं कि इंसान कभी कभार ऐसा करता है कि समस्या को अपने से बड़ा बना देता है। ये मूर्ख लोगों की पहचान है। समस्या कभी भी इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इंसान उस समस्या से जूझ नहीं पा रहा है, या को उसको टैकल नहीं कर पा रहा, या उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, या अकेला महसूस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो सरेंडर कर देगा। और जब वो सरेंडर करेगा तो समस्या उसके ऊपर हावी हो जाएगी, और हावी होने के बाद वो समस्या का सोल्यूशन निकालना उसके दम पे नहीं है, तो वो दूसरे को सर्च आउट करेगा। अब इसके भी तरीके हैं, आप अगर चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, तो मदद लेने के भी तरीके होते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, ये आप बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मदद लेना भी एक आर्ट है और मदद देना भी एक आर्ट है। जैसे बहुत लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन मदद जब करेंगे तो बड़ा जता देंगे। उनकी मदद जो होती है वो हो तो जाती है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होती जो उस मदद को मांगता है। जैसे मान लीजिए एक्स नाम का व्यक्ति को मदद देनी है और वाई नाम के व्यक्ति को मदद लेनी है, तो वाई नाम के व्यक्ति ने एक्स नाम के व्यक्ति से क्या कहा कि मुझे मदद दे दो, तो एक्स वाले को एक्सपीरियंस बहुत था, तो जब उसने हेल्प करी वाई की, तो वाई ने मदद ले तो ली, लेकिन उसका फीलिंग नहीं आ पाया उसके पास। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो अंडर 20 एज है, ये एज बहुत जल्दी सीखती है और बहुत जल्दी भूल भी जाती है। भूलती क्या चीज़ है, जिस चीज़ों में टेस्ट नहीं होता उसको भूलेगी बहुत जल्दी, और याद उन चीज़ों को बहुत जल्दी करती है जिस चीज़ में टेस्ट बहुत जल्दी आता है। लेकिन याद रखिएगा, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर खाते रहें तो वही बकवास हो जाती है खाने में। अब कभी देख लीजिएगा, नहीं बस समझा रहा, एट द एंड ऑफ बीमार होकर आपको फीकी सब्जी ही खाना पड़ेगा। तो मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, आप कुछ और ना समझ जाएं, क्योंकि समझ पर डिपेंड करेगा कि समझा क्या रहा है व्यक्ति। नहीं, आप उस लेवल पे बात करें या उस लेवल को समझे जिस लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो दैट्स वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइड उसी से हो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि गाइड आपको हमेशा उसी व्यक्ति से होना चाहिए जो आपको जब गाइड कर रहा हो या कर रही हो, एक्स वाई जेड, जेंडर का मैटर नहीं करता, जिसको आपसे कोई मतलब ना हो। अब मतलब ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं, या वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा गौर करके चलें कि मदद जब आप किसी की करें, तो मदद करके भूल जाएं। आप भूलने का मतलब ये नहीं कि आप उसको देखना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब किसी की मदद करें तो बड़े मन से उसकी मदद करें, और मदद करने के बाद उसको गॉड ब्लेस यू कहकर अपने मन से उसको पॉजिटिव आशीर्वाद देके उसको तब छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब कभी वो व्यक्ति आपके सामने टकराएगा, तो याद याद रखिएगा, जितनी एनर्जी आपने उसको दी थी उसके कई हजार गुनी एनर्जी वो आपको दे के जाएगा। और इसी चीज़ से जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे आसान है एक वर्ड को बोलना, जिस वर्ड का नाम है ट्रस्ट। हाँ, बड़ा मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्यों, समय समय की बात है, 12 से 1 का टाइम हो रहा, मैं इस जगह लेक्चर लेता हूँ, तो वो बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बात चली थी सिमेट्री से और बात पहुंच गई एक अलग तरीके की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे। तो लाइफ जो है आपके जीने का तरीका आप खुद डिसाइड करते हैं, ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं है, मेरा मानना यह है। एक्चुअल में आपकी ज्यादातर परसेंटेज ऑफ लाइफ आसपास के लोग डिसाइड करते हैं, और अगर ऐसा है कि आसपास के लोग आपकी लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं, तो याद रखिए आपका अपनी खुद की लाइफ पर कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिएगा, जब आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो तब आपका कंट्रोल आप पर नहीं होगा, क्योंकि रिमोट किसी और के हाथ में हो गया। ये 3 इडियट वाली बात आ गई। 3 इडियट कौन सी मूवी है वो, कि रिमोट हुआ कहाँ गया, मेरा रिमोट हुआ किसके पास है। तो कुछ ऐसी बात है उस मूवी में, वो यही समझाना चाह रहा था कि अपना रिमोट अपने पास रखो, सबकी सुनिए, ऐसा कीजिए जिससे सबको फायदा हो। लेकिन याद रखिएगा, सबका फायदा एक ह्यूमन नहीं कर सकता, सबका फायदा एक ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं कर सकता। आप ज्यादातर लोगों को खुश करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप ही दुखी हो जाएंगे, ये फैक्ट है। हाँ, अब एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठी है, मैं नाम अनाउंस करूँ, सानिया नाम की लड़की है, तो मैं सीधा बोलूँ इसको, ये बात अगर समझ में आ रही है, इसका मतलब इसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है।
तो बात ऐसा सबके साथ ही ऐसा होता है, जब आप बहुत अच्छा किसी का करना चाहेंगे तो आपके साथ गलत होता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप जब किसी का अच्छा करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेशन होना ही बहुत बेकार है। जैसे हमारी भागवत गीता इस चीज को दर्शाती है, बताती है बहुत बढ़िया तरीके से कि आप करें मदद लेकिन एक्सपेक्ट ना करें। सुदामा इस बात को बोलते बोलते मरे, और कहा क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मा ज्ञानी नहीं ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म मतलब यूनिवर्स का नॉलेज था उन्हें, कैसे क्या प्रोसेस है वो मैं नहीं जाऊंगा, उसका एक अलग शास्त्र है, तो ब्रह्म शास्त्र जिसे कहते हैं। तो उनको पूरी नॉलेज थी, इसलिए उनको कृष्ण से बहुत लगाव था। कृष्ण को उनसे बहुत लगाव था, लेकिन कृष्ण का ऐसा लगाव था कि उनको लगाव था लेकिन लगाव के जो बिहाफ पर बैक फुट पर जाएं, तो ऐसा नहीं कि कृष्ण जी के बिना सुदामा के चलेगी नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी उनकी, सुदामा की नहीं चलेगी। ये फैक्ट था, ये डिफरेंस भगवान समझाना चाह रहे हैं कि दोस्ती निभाएं, उतनी निभाएं कि ना निभाने पर या निभाने पर आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो हर चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे को जब तक आप बना के रखेंगे तो याद रखिएगा आपकी डिग्निटी, आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत हमेशा व्हाइट कॉलर की तरीके, तो इत्तेफाक है कि मैंने व्हाइट ही पहन लिया, ठीक है, व्हाइट कॉलर की तरीके से रहेगी। व्हाइट कॉलर का मतलब ये है कि बेदाग कैरेक्टर आपका होना। और याद रखिएगा अगर आप सही हैं और लोग आपको गलत समझ रहे हैं और कह रहे हैं और सब जगह फैला रहे हैं कि आप गलत हैं, तो ध्यान रखिएगा उन लोगों का यही मतलब है कि वो आपको गलत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सेम गलती जो उनको लग रहा है कि आपने की है, एक्चुअल में वो लोग करके बैठे हैं, इसलिए आपको पकड़ पा रहे हैं। चोर को पता होता है चोरी कैसे होती है, जिसके घर में चोरी होती है उसको कभी अनुमान नहीं होता कि चोरी ऐसे भी हो सकती है। चोर को पता होता है या फिर पुलिस को पता होता है, क्योंकि उनका एनवायरमेंट अलग है, और जो बेचारा घर में सो रहा था, जिसके घर में चोरी हुई, उसका एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट, वो आराम से सो रहा था। तो बात समझिए, ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कभी कभार दाढ़ी ही पूरी तिनकों से भरी होती है। तो ये आपकी समझ है, आप किसी को, सामने वाले को कैसे समझ पा रहे हैं। समझने का भी एक अलग ज्ञान है। मैं ज्ञान नहीं पी लूंगा ज़्यादा, ठीक है, नहीं तो क्लास बड़ी ज्ञानी ज्ञानी टाइप में हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म क्या बोलता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटिए, उस ऑर्गेनिज्म को आप कहीं से भी इक्वल नहीं काट पाएंगे। अच्छा, मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर ऐसे काटूं या ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, मैं इसको बराबर नहीं काट पा रहा। जैसे मैं इसको कह दूं ये मेरे पास अमीबा है, क्या है? अमीबा। तो अमीबा का तो कुछ ऐसा शेप है जैसे पानी आप फर्श पे डाल दें, अब अगली बार डालूं तो कुछ और शेप आएगा, उससे अगली बार डालूं कभी भी एक जैसा शेप नहीं आएगा, कभी भी एक जैसा शेप नहीं आने वाला। तो ध्यान रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई शेप नहीं होता, बाई कट या प्लेन के थ्रू, एक्सेल एक्सिस थ्रू काटना, एक्सिस इसे कहेंगे, सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया, इसके अकॉर्डिंग काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, लेकिन जाना आपको सेंटर ऑफ एक्सिस से पड़ेगा, बराबर नहीं आने वाला। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिखा? पोरीफेरा, जो कि फर्स्ट फाइलम है, ये हमारा फर्स्ट फाइलम है, जो कि आप पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पहुंच आ गया। उसके बाद क्या बताना चाह रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव सिमेट्री, एक जैसा नहीं होगा। व्हेन एनी प्लेन, मन चाहे जैसा प्लेन से काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ट्रांसवर्स काट दो, लॉन्गिट्यूड काट दो, जैसा मन करे वैसे काट दो। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, किसके थ्रू? पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस। कैन नॉट कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, आप दो बराबर पार्ट में नहीं बांट सकते। सो ऑर्गेनिज्म हैज नो सिमेट्री, इस ऑर्गेनिज्म के पास कोई सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। बहुत आसान है। अगला पॉइंट देखिए, बहुत बढ़िया, मैं बार बार इस बात को ही बता रहा था, सेगमेंटेशन, इसको बहुत आराम से तसल्ली से समझिएगा। सेगमेंटेशन क्या भला है? भला, हाँ भला ही है। सेगमेंटेशन क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इट मींस दैट बॉडी ऑफ एनिमल, किसी एनिमल की बॉडी कंटेन्स मेनी इंडिविजुअल यूनिट, दिस इज कॉल्ड दी सेगमेंट्स। मतलब कि पर्टिकुलर देख लीजिए, आपकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं, हाँ मेरी बॉडी में सेगमेंट्स हैं। जैसे सेगमेंट का मतलब होता है किसी चीज का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और वो चीज है सेम। जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में जो मेरे रिब्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 और 12 मतलब 24 है, मतलब 12 का पेयर है। उसी तरीके से मेरी रीढ़ की हड्डी में जो बैकबोन है ना, बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी, इसे वर्टिब्रेट कहते हैं। तो इसमें जो हड्डियां हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है। तो जब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन का या फिर किसी एक सेक्शन का या फिर किसी एक यूनिट का बार बार रिपीटेशन होता है और रिपीटेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो उसे हम सेगमेंट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे ऐसे समझ लीजिए हर 2 किलोमीटर पे एक टर्न आ रहा है, फिर 2 किलोमीटर पे एक टर्न आ रहा है, तो ये सेगमेंटेड है।
वो जो स्पेस है वो सेगमेंटेड है, मतलब एक छोटा सा ब्लॉक है। और एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, और एसओ की जो बॉडी है बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी होती है। अब एक ये वर्ड लिखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बार बार आपको सुनने को मिलेगा। एनीलिडा से ये वर्ड स्टार्ट होगा, एनीलिडा से पहले इस वर्ड का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब एनीलिडा से पहले फाइलम आता है, सीलेंफ्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, एस्केहेल्मिन्थेस आता है। इन 5 में आपको ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंस इसकी होगी। तो मैंने कहा जैसे कि फाइलम, फाइलम एनिलिडा आ गया, तो अगला क्या है एनिलिडा, और फाइलम ऑर्थोपोडा, और फाइलम कॉर्डेटा। इन 3 के अंदर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, मतलब सेगमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। इससे पहले किसी भी फाइलम में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, सेगमेंट्स देखने को, मतलब प्लेन बॉडी होगी। ठीक, कह रहा कि एनिमल बॉडी मस्ट बी एक्सटर्नल सेगमेंटेड, बाहर से सेगमेंटेड होनी चाहिए। अच्छा, बाहर से सेगमेंटेड होने का मतलब क्या है, देखें जरा, 1 2 3 4 5, नीचे देखिए 1 2 3 4 5, क्या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है? हाँ, एक चीज का रिपीट हो रहा है लेकिन बॉडी के बाहर, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। क्या इसी तरीके से अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, में दिख रहा है 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 और 5, तो अंदर भी क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल सेगमेंटेशन। तो बाहर भी सेगमेंट्स हैं और अंदर भी सेगमेंट्स हैं। और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन नंबर 1, ये ऑर्गन नंबर 2, ये ऑर्गन नंबर 3, इस तरीके से ऑर्गन नंबर 4, इस तरीके से ऑर्गन नंबर 5, ऐसे कॉन्टिन्यूसली हमारे पास ऑर्गन्स हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्गन ये हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हो रहा है, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो उसने बोला ए पार्ट में कह रहा है कि एनी बॉडी मस्ट बी एक्सटर्नल सेगमेंटेड, और एनिमल बॉडी मस्ट बी इंटरनल सेगमेंटेड। अगर वो एक्सटर्नल है सेगमेंटेड, अगर वो इंटरनल है सेगमेंटेड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे। लेकिन और भी कुछ हो सकता है कि देयर मस्ट बी द क्या, सीरियल रिपीटेशन ऑफ द और सेम ऑर्गन, मतलब सेम ऑर्गन या फिर सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दो बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, नोटोकॉर्ड। मैंने कहा था नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को नोटोकॉर्ड नाम का वर्ड याद नहीं रहता। तो नोटोकॉर्ड को हम और नाम क्या दे रहे हैं, डॉर्सल साइट। क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड कभी भी आएगी वर्ड तो आप बोलेंगे इसको डॉर्सल साइट। नोटोकॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी से, बस दिमाग रखो। और रीढ़ की हड्डी ये हो गया वेंट्रल और ये हो गया डॉर्सल। तो रीढ़ की हड्डी मतलब डॉर्सल साइड है, और डॉर्सल साइड जुड़ी है किस बात से, नोटोकॉर्ड से। अब रीढ़ की हड्डी डायरेक्ट नहीं बनती, 1 बाय 1 स्टेप पे बनती है, तो उसी चीज को हम नोटोकॉर्ड के थ्रू समझते हैं। क्या बोला, नोटोकॉर्ड इज अ इलोंगेटेड रॉड लाइक इलास्टिक और डराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि किससे ड्राइव्ड होती है, मीजोडर्म से ड्राइव्ड होती है, मतलब कि बनेगी किससे, ये मीजोडर्म से। और हमारे पास जर्म लेयर कितनी थी, एक्टो, एंडो और मीजो। तो मीजोडर्म से कौन बनेगा, आपका नोटोकॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा, अब देखिए ये आपकी है, क्या ये फ्लेक्सिबल है, हाँ मुड़ जाती है पूरी, पीछे आगे मोड़ लेंगे। क्या ये सेगमेंटेड है, हाँ ये सेगमेंटेड है। दूसरा एक लॉन्ग है, हाँ बड़ी लंबी सी है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर इलास्टिक है और ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म, तो मतलब रीढ़ की हड्डी को ही बता रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कहा है इसने कि जो नोटोकॉर्ड है इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक कंडीशन इन ऑल कॉर्डेट्स। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, मतलब जो भी रीढ़ की हड्डी वाले हैं, लगभग ऐसे सोच के चलिए, क्योंकि अभी इसको आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं पता इसका, तो आप ऐसे सोच के चलें, एम्ब्रायनिक कंडीशन का मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी से पहले की कंडीशन होती है, जो एक जाइगोट के बाद जो बनता है, मतलब जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बना, देन फीटस वगैरह। तो उस कंडीशन में भी, मतलब 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड में भी, आप याद रखिएगा वहां पर भी क्या बोला उसने कि नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक कंडीशन इन ऑल कॉर्डेट्स। जितने भी कॉर्डेट्स हैं, फाइलम होता है कॉर्डेट, तो जितने भी कॉर्डेट वाले फाइलम्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर एम्ब्रायनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और बनती है। मतलब नोटोकॉर्ड एम्ब्रायनिक कंडीशन से ही बनना शुरू हो जाती है, मतलब पैदा होते ही शुरू हो जाएगी। हाँ डायरेक्टली, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं बनेगी। पहले किस रूप में आएगी, कॉर्डेट्स में, आपके पास नोटोकॉर्ड में। तो ऑल एनिमल्स हैविंग द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड दी कॉर्डेट्स। जिस भी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड है उसे कॉर्डेटा कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। बात ही खत्म हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एम्ब्रायनिक कंडीशन इन ऑल दी कॉर्डेट्स। जितने, क्या बोला मैंने बोला कि ऑल एनिमल्स हैविंग द नोटोकॉर्ड, जिस भी एनिमल के पास क्या है, नोटोकॉर्ड है, उसको क्या बोलोगी, कॉर्डेट्स बोलोगी। ठीक है, बात ही खत्म हो गई अब सारी। ठीक, अच्छा कह रहा कि फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स द इंटरनल स्केलेटल। हाँ सही बात है, अंदर की एक स्केलेटल सिस्टम बनाती है, एंडोस्केलेटल बोलते हैं। आर प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द बॉडी। हाँ सही है, रीढ़ की हड्डी हटा देंगे तो आप कितने हाथ पांव मजबूत हो आपके, आप सीधे खड़े ही नहीं हो सकते।
आप स्टीफन हॉकिंग हो जाओगे, क्योंकि आपको एक व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी फिर सारी जिंदगी। नोटोकॉर्ड में क्या कहा? नोटोकॉर्ड में इसने साफ आपसे कहा कि नोटोकॉर्ड एक लंबी सी फ्लैक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और मीजोडर्म से बनती है। नोटोकॉर्ड हर किसी एनिमल के अंदर आपकी मीजोडर्म से तो बनेगी, लेकिन उसी के साथ साथ ये आपकी एम्ब्रॉयनिक कंडीशन से ही बननी शुरू हो जाती है। जितने भी एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होगी उसे हम कॉर्डेट कहेंगे। जितने भी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड होगी उसे हम कॉर्डेट कहेंगे, और उसे कॉर्डेट कहते हैं, और इनको एक कैटेगरी में डाले तो कॉर्डेट्स हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है कि किसी भी बॉडी को सीधा खड़ा रखें। अब देखिए उस नोटोकॉर्ड को आप ऐसे समझ लें, आप नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। लेकिन नोटोकॉर्ड आपको समझनी है तो आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। बड़े आराम से समझिएगा इस डायग्राम को, बहुत बढ़िया डायग्राम है। क्या बोला? मान लीजिए एक बॉडी है और एक क्वेश्चन लिखा हुआ, एक मतलब आया हुआ क्वेश्चन है कि राइट नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड इज दी वेंट्रल। हाँ ठीक है, देखिए ये कैसे आएगा क्वेश्चन, अभी आएगा, उसको मत पढ़ो, अभी यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे खुद बताओ तुम, रीढ़ की हड्डी है, ये मेरे आगे है कि पीछे? तो वेंट्रल है कि डॉर्सल? डॉर्सल, बात खत्म, ठीक है। तो क्या बोला? मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसा कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो इस हिस्से को, ये ग्रीन कलर का हिस्सा हो गया, इस ग्रीन कलर के हिस्से को आप क्या बोल रहे हैं? नर्व कॉर्ड, मतलब इसमें नर्व होगी। हाँ ऐसे ही होता हमारे रीढ़ के अंदर, रीढ़ की जो हड्डी है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में एक छेद होता है, और इस होल के बीच में से ही हमारे पास क्या निकली होती है? नर्व्स निकली होती है। नर्व्स का ऐसा झुंड निकला होगा बाहर, ऐसे यूं, ऐसे इस तरीके से नर्व्स का झुंड होता है जो इसके अंदर से होके निकलता है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि हमारे बॉडी के डॉर्सल सेक्शन पर सबसे पहले क्या दिख रही है आपको? नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड के नीचे की साइड आ जाएं, ये नोटोकॉर्ड के ठीक नीचे की साइड आ जाएं तो आपको क्या दिख रही है? सॉरी, नर्व कॉर्ड के नीचे आ जाएं तो क्या दिख रही है? नोटोकॉर्ड। मतलब कि रीढ़ की हड्डी से ऊपर भी कुछ है डॉर्सल जाने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा सबसे पीछे वाला हिस्सा जो हो गया वो डॉर्सल हो गया। क्या हो गया? डॉर्सल हिस्से के नीचे मेरे पास नर्व कॉर्ड आएगी, और उस नर्व कॉर्ड के नीचे मेरे पास नोटोकॉर्ड आएगा। तो नोटोकॉर्ड को और क्या बोला कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म को बना लीजिए तो उसके डॉर्सल सेक्शन में ही आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे, नर्व कॉर्ड भी और नोटोकॉर्ड भी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीच में से ही नर्व निकल के जाती हैं, तो पहले नर्व आएंगी उसके बाद नोटोकॉर्ड आएगी। मेरी बात समझ में आ गया? ऐसे नहीं कह सकते कि रीढ़ की हड्डी पहले और नर्व बाद में, नहीं, पहले नर्व है और उसके बाद नोटोकॉर्ड है या रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया। ये हमारा डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल साइड में दोनों चीजें होंगी, नर्व कॉर्ड भी हो गया और नोटोकॉर्ड भी। नीचे की साइड आइए, तो नीचे की साइड आने पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक ट्यूब बनी है, एक ट्यूब बॉडी हो गया। इस ट्यूब बॉडी में देखिए यहाँ के लिखा है डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब एलिमेंट्री कैनाल होगी आपकी। एलिमेंट्री कैनाल, डॉर्सल ऊपर है तो नीचे क्या होगा? वेंट्रल। आप देख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल सामने है, खाने वाला हिस्सा सामने है, तो एलिमेंट्री कैनाल तो वेंट्रल हो गई, और रीढ़ की हड्डी डॉर्सल हो गई, और डॉर्सल में सबसे पहले नर्व कॉर्ड है, उसके अंदर क्या है? नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो मैं इसे समझ पा रहा हूं कि मेरी बॉडी में कॉर्ड्स कहां कहां पर है या किस जगह पर है। तो ये क्या हो गया? इसका माउथ ओपनिंग तो माउथ हो गया, और ये क्या है? वेंट्रल साइड हो गई। क्या हो गई? वेंट्रल साइड। हाँ ये मुझे बढ़िया से समझ में आ गया। तो उसने क्या बोला? राइट नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड इज, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड क्या होती है? अरे वेंट्रल ही होती है। क्या होती है? राइट नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड इज, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? होगी तो डॉर्सल, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? देखिए अगर मैं बात करूं, ये तो डॉर्सल साइड हो गया, बात समझ के चलना। अगर मैं कहूं नोटोकॉर्ड नीचे है, तो उसके ऊपर कौन है? तो नर्व कॉर्ड, मेरी बात समझिए, ऊपर कौन है? नर्व कॉर्ड, नीचे कौन है? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के, जैसे मान लीजिए कैसे समझाएं, ऐसे ही समझा देते ना, आप समझिए, देखिए आसान है, आसान है, देखो समझो कैसे। ये मेरे पास हो गया नर्व कॉर्ड, ये मेरे पास हो गया नर्व कॉर्ड, और ये मेरे पास हो गई नोटोकॉर्ड। और मैं कह रहा हूं ऊपर डॉर्सल होता है और नीचे वेंट्रल, ऊपर डॉर्सल नीचे वेंट्रल। तो मुझे एक बात बताओ कि नीचे वाली चीज को वेंट्रल कहा जा रहा है, ऊपर वाली को डॉर्सल, या फिर कह दो आगे वाली चीज को वेंट्रल कहा जा रहा है, पीछे वाली को डॉर्सल। तो अगर मैं नोटोकॉर्ड के ऊपर देखूं, नोटोकॉर्ड के ऊपर देखूं, तो नोटोकॉर्ड के ऊपर ये वेंट्रल है कि डॉर्सल है? तो उसने से बोला कि जो नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के वेंट्रल है। भाई नर्व कॉर्ड तो ऊपर है और नोटोकॉर्ड नीचे है, तो आप गौर कीजिए नर्व कॉर्ड के नीचे की साइड है नोटोकॉर्ड, तो उसके आगे है। नहीं बात समझ में आया? आगे ना समझे? तो ऊपर कौन है? नर्व कॉर्ड, नीचे कौन है? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इस नर्व कॉर्ड के नीचे की साइड, पहले कौन आ रही है?
नोटोकॉर्ड आ रही है। नर्व कॉर्ड के नीचे कौन आ रही है? नोटोकॉर्ड। तो इसका अगला हिस्सा हो गया, तो मतलब ये क्या है? वेंट्रल है। ये क्या है? वेंट्रल। हाँ, अगर कहता कि नोटोकॉर्ड, यहां लिख देता नोटोकॉर्ड और यहां लिख देता नर्व कॉर्ड, तो उल्टा हो जाता कि नर्व कॉर्ड के ऊपर की साइड कौन है? नर्व कॉर्ड है। सॉरी, नोटोकॉर्ड के ऊपर की साइड कौन है? नर्व कॉर्ड है। तो वो उसका क्या हो गया? डॉर्सल हिस्सा हो गया। डॉर्सल हो गया भाई, समझिए ना। नीचे कौन है? नोटोकॉर्ड। ऊपर कौन है? नर्व कॉर्ड। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? डॉर्सल। तो नोटोकॉर्ड के डॉर्सल हिस्से में कौन आ रही है? नर्व कॉर्ड आ रही है। और नर्व कॉर्ड के वेंट्रल हिस्से में कौन आ रहा है? नोटोकॉर्ड आ रही है। आ गया? मतलब जैसे तुम्हारे सामने बैठा हूं मैं, या तुम्हारे सामने हूं, तो तुम्हारा अगला हिस्सा क्या है? वेंट्रल। तो मैं तुम्हारे वेंट्रल पर हूं, तुम्हारे डॉर्सल पे कर्टेन है। लेकिन मेरे मेरे वेंट्रल पर तुम सामने हो और मेरे पीछे, हम दोनों एक दूसरे के वेंट्रल सरफेस पर हैं। हम दोनों एक दूसरे के वेंट्रल। हाँ, अगर मैं तुम्हारी तरफ फ्लो में आ जाऊं तो तुम्हारा फेस उधर तो मेरा भी इधर, तो मेरा ये डॉर्सल है और तुम्हारा वेंट्रल है। तुम्हारा फ्रंट तो वेंट्रल, मेरी तुम्हारा फेस मेरी तरफ है ना, तो तुम्हारा जहां फेस होगा वहां क्या होगा? वेंट्रल। और जहां तुम्हारी पीठ होगी वो डॉर्सल होगा। अब तुम्हारा फेस सामने है और मेरी पीठ सामने है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? मेरा डॉर्सल और तुम्हारा, और समझ में आ गया? अब तुम्हारा फेस उधर हो जाए, मेरा उधर हो जाए, तो मेरा वेंट्रल, तुम्हारा डॉर्सल। तो यही कहना चाह रहा है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सही से समझेगा वो कहना क्या चाह रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ, मतलब वेंट्रल डॉर्सल को समझना बड़ा जरूरी है। इस पर क्वेश्चन लगते हैं जी। क्या माउथ हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नोटोकॉर्ड इज डॉर्सल। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला इसने? सब फाइलम। सब फाइलम कौन? यूकॉर्डेटा। कुछ होते हैं यूकॉर्डेटा, मतलब कि कॉर्डेट की बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा कॉर्ड, जिसमें भी नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट होगा। जिसमें भी नोटोकॉर्ड होगा वो, मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें है वो कॉर्डेट है। रीढ़ की हड्डी जिसमें है वो, लेकिन रीढ़ की हड्डी पूरी ही डेवलप होनी चाहिए, तो आप वर्टिब्रेट हो जाओगे। वी आर दी वर्टिब्रेट्स, वी आर दी वर्टिब्रेट्स। अगर मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी डेवलप है तो मैं कहूंगा कि मैं वर्टिब्रेट हूं, और अगर मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है तो मैं वर्टिब्रेट नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। पर क्या हूं? देखिए, अगर आप कॉर्डेट की बात करेंगे, और कॉर्डेट वो होते हैं जिसके अंदर नोटो कॉर्ड होती है, तो जिस भी के ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटो कॉर्ड होगी उसे क्या कहोगे? कॉर्डेटा कहोगे। अब कॉर्डेटा तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास यूरोकॉर्डेटा, एक हमारे पास होता है सिफेलोकॉर्डेटा, और एक हमारे पास होता है वर्टिब्रेटा। याद कर लो, एक होता है यूकॉर्डेटा, और एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा, और एक होता है वर्टिब्रेट। मेरे पास वर्टिब्रेट, मतलब मैं वो हूं। ह्यूमंस इस कैटेगरी में आएंगे। अब समझिए दो तीनों में डिफरेंस क्या है। मैंने लिखा कि जो नोटोकॉर्ड है, लिखा है नोटोकॉर्ड, लिखा है नोटोकॉर्ड जो है फॉर्म्ड इन एम्ब्रायनिक कंडीशन इन ऑल क्या? सब फाइलम्स। जितने भी सब फाइलम्स हैं भाई, फाइलम तो हमारे पास कौन है? जैसे तुम्हारे पापा एक फाइलम है, लेकिन तुम सब फाइलम हो, अगली जनरेशन। और अब जो आएंगे उनके लिए तुम फाइलम होंगी, और तुम्हारी अगली जनरेशन सब फाइलम होगी। तो सब फाइलम फाइलम में ये डिफरेंस होता है कि अगली जनरेशन और पिछली जनरेशन की बात की जाती है। तो मेन कौन है इसमें? कॉर्डेटा। फाइलम है, और फाइलम के तीन हिस्से हैं, सब फाइलम्स हैं, मतलब इसी से तीन बने हैं। क्या? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट। जितने भी हमारे पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं, उन नोटोकॉर्ड, ये लिखा है नोटोकॉर्ड फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन ऑल द सब फाइलम्स। जितने भी सब फाइलम्स हैं उन सब के अंदर नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बन जाती है। चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, तीनों के अंदर बचपन में ही, बचपन का मतलब पैदा होते ही कुछ महीने के बाद इसमें क्या बन जाएगी? नोटोकॉर्ड बन जाएगी। नोटोकॉर्ड बन जाएगी। जितने भी हैं उन सब के अंदर नोटोकॉर्ड बन जाएगी। अगर अगर ऐसा हुआ, अगर कहता है कि लार्वा प्रेजेंट हो, लार्वा प्रेजेंट हो, देखिए क्या होता है, आपको बोलूं कि यूकॉर्डेटा कौन होते हैं, तो आप कहेंगे लार्वा में तो प्रेजेंट हो कौन? नोटोकॉर्ड। लिखा ना लार्वा प्रेजेंट, तो लार्वा टेल, लार्वा टेल में प्रेजेंट होगा, मतलब लार्वा के लार्वा टेल में प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, लेकिन एडल्ट में नहीं होगा। नहीं समझ आई बात? मतलब जब वो लार्वा था तो लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड तो थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ एडल्ट, उसमें नोटोकॉर्ड गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, डिसअपियर हो गई, दिखनी बंद हो गई। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरोकॉर्डेटा। एक दूसरा, अगर कहा कि लार्वा में तो है और एडल्ट में भी है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा। मतलब जब वो पैदा हो रहा था कोई भी एनिमल, उस एनिमल के अंदर अगर नोटोकॉर्ड थी और बड़े होने पर भी रही, तो उसे बोलेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन तीसरी हमारे में अलग बात है। हमारे में क्या बोला कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रायोनिक कंडीशन। एम्ब्रायो में तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड था,
अब देखिए एडल्ट में इसमें भी था, तो कौन हो गया, सिफेलोकॉर्डेटा। मतलब इसमें और ही क्या हो सकता है, लेकिन कुछ अलग है। कह रहे नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, मतलब जब हम 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड में थे तब हमारे अंदर नोटोकॉर्ड थी, बट इट डिसअपियर्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही वो नोटोकॉर्ड बदल जाती है, रिप्लेस्ड हो जाती है, किससे, वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी से। आया क्या, आया क्या। नोटोकॉर्ड अगर लार्वल कंडीशन में रही और एडल्ट में गायब हो गई तो उसे बोलते हैं यूकॉर्डेटा। और नोटोकॉर्ड आपकी लार्वा में भी रही, एडल्ट में भी रही, तो उसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। और हमारी बात करें तो हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन उसी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो गायब भी हो जाती है, उसकी जगह रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट आ जाती है, इसलिए इसको वर्टिब्राटा कहते हैं। ना आती तो हम भी सिफेलो होते, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा होते। क्या बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है ये। लार्वा, देखिए लार्वा जो बात है वो आप पता ही है आपको कि देखिए सीधी सी बात आ गया, एक हो गया स्पर्म और एक हो गया ओवा। तो एक स्पर्म है और एक ओवा है, दोनों क्या है, गैमेट्स हैं। ये मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब आपस में इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाती है, जाइगोट। ये हो जाती है जाइगोट। जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। इधर भी क्या बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो, ठीक है, मतलब एक बीज बन गया। जब मेल फीमेल के फ्यूज के अकॉर्डिंग या फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक बीज बना जिसका नाम है जाइगोट, और उस जाइगोट में थोड़ा सा डेवलपमेंट आया और उसके अंदर और सेल्स बन गई। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लीजिए कुछ ऐसा था, दो न्यूक्लियस थे इसमें या दो सेल्स थी, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन मैंने देखी तो इसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई। इतना ही फर्क होता है एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो और एक जाइगोट में। ये जाइगोट है, मदर और फीमेल दोनों के मिलने से दो पर्टिकुलर सेल्स मेंटेन हो जाती हैं, न्यूक्लियस आ जाते हैं दो, तो उसे हम जाइगोट और उसको बोल देंगे एम्ब्रियो। अगर ये एम्ब्रियो डायरेक्ट बदल रहा है किस में, एडल्ट में, सीधा ही बड़ा मतलब सीधे बच्चा बन रहा है उसका, तो उसे बोल देंगे हम एडल्ट, ठीक है, इन बॉडी। और अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन से वो डायरेक्ट एडल्ट में न बदले, बीच में कौन आ जाए, लार्वा, तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अगर हुआ कि जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट, तो क्या बनेगा, उसको इसे बोल देंगे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोल देंगे, किसमें देखने को मिल रहा है, ह्यूमंस में। ह्यूमन कौन है, मेमल्स, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि एम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट ना बना और उसके बीच में कौन आ गया, लार्वा, तो लार्वा से बने कौन, एडल्ट, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, तो ये फ्रॉग में मिलता है जिसको हम टेडपोल कहते हैं, जैसे कि कैटरपिलर, वो जो होती है बटरफ्लाई, तो उसकी कैटरपिलर। तो इस यहां से यहां तक आने के प्रोसेस को, एम्ब्रियो से एडल्ट तक आने के प्रोसेस को, बीच में लार्वा अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। यही क्वेश्चन आया था नीट में, यही क्वेश्चन आया था कि व्हाट यू अंडरस्टैंड टू द वर्ड एंड द वर्ड यू हैव द मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो आप एम्ब्रियो से जो एडल्ट बनाते हैं उसके बीच में लार्वा आना चाहिए और लार्वा से एडल्ट बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। समझ में आ गया, ये लार्वल कंडीशन है। आगे बढ़िए, लास्ट टॉपिक है बॉडी प्लेन। बहुत गजब की चीज है क्योंकि इसमें दो नाम आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्रोटो, ये मैं नाम बोल रहा था अभी बीच में स्टार्टिंग में जब पहली क्लास, मतलब इस क्लास के स्टार्टिंग में, एक होता प्रोटोस्टोमिक और एक होता ड्यूटीरोस्टोमिक। ड्यूटीरोस्टोमिक और प्रोटियोस्टोमिक, इनका प्रोसेस अलग है, बहुत आसान है, आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, एक को बोलते हैं सेल एग्रीगेशन। सेल एग्रीगेशन ये आपको मैं बता चुका हूं कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन अलग अलग सेल से होती है लेकिन सेल टिश्यू नहीं बना पाते, तो इसको हम सेल एग्रीगेशन या फिर सेल्यूलर डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर कह दो कि ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसका कैसा होगा, सेल बेस्ड। कैसा होगा, सेल बेस्ड होगा, ठीक। मतलब कि मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी जो है केवल सेल से बनी है, मेरे साथ ऐसा है कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, देन में ऑर्गेनिज्म बना। मेरे पास बहुत सारे टिश्यूज हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मेरे पास ऑर्गन का सिस्टम भी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि कार्डियक सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, मेरे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है मेरी बॉडी में। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम ह्यूमन है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि केवल सेल के मिलने से ही आपकी बॉडी बनी हो और आपस में सेल इतनी भी टाइट ना पैक हो कि वो एक टिश्यू का निर्माण कर सके, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल।
तो जो सेल्यूलर लेवल होता है वो स्पेशली आपको पूरीफेरा में मिलता है। कहाँ मिलेगा? फाइलम पूरीफेरा। ठीक, कुछ नहीं याद करना। और दूसरा होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन। पढ़ा सर ने ब्लाइंड सेक का मतलब पता ही नहीं कि वेस्ट कहाँ से निकालना है, खाना कहाँ से है। एक ही होल है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, एक ये एलिमेंट्री कैनाल होगी, एक एलिमेंट्री कैनाल है मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक है, और उसमें ही खाना आ रहा है, उसी से वेस्ट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सिंगल ओपनिंग है, तो इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेशन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दी इनकम्प्लीट डाइजेशन। ये कहाँ देखने को मिलता है? एक्चुअल में देखने को मिलता है आपको पूरीफेरा के बाद। देखिएगा कहाँ मिलेगा? पूरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथिस, ये सीक्वेंस में है सब। ये पहले में कौन हो गया? पोरीफेरा, उसके बाद ये प्रोसेस। ठीक है, अब तीसरा आ गया बड़ा उन्नत, बड़ा डेवलप्ड, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन। और ये क्या है? इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन किस किस में मिल रहा है? तीन में। किसमें? सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथिस। उसके बाद आते हैं आपके पास एसके हेलमिंथिस वगैरह। ठीक, तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो या ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन पढ़ लो। हमारे पास तीन तरीके के बॉडी प्लेन्स हैं, एक सेलुलर लेवल है, और एक ब्लाइंड सेक है, और एक ट्यूब विद इन अ ट्यूब। हमारे अंदर ट्यूब में ट्यूब है, मैं भी एक ट्यूब हूं, और उस ट्यूब में एक और ट्यूब है जिसको मैं एलिमेंट्री कैनाल कह रहा हूं। जैसे ये पेन है, पेन में रिफिल है, तो एक पेन तो एक सिलेंडर हो गया, ट्यूब हो गई, उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब हो गई जिसका नाम है रिफिल। समझ में आ रही है? पेन हो गया या मार्कर हो गया या कोई आपने कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा कोई जिसमें एक जैसे देख ली, क्या बात है, सामने एग्जाम्पल है, ये एक ट्यूब हो गया, इसको फोड़ देते नीचे से, और इसके अंदर एक और ट्यूब गई, उल्टा कर लेते, एक ट्यूब हो गया और इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब गई। अब ये दो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब। तो हमारी बॉडी अगर ऐसी बनी हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसी बनी हो कि ट्यूब में ट्यूब हो, अब बाहर वाली ट्यूब को बोलते हैं बॉडी प्लेन, या बोल देंगे बॉडी वॉल। ठीक है, बाहर वाली को क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे बॉडी, ये आ गया आपके पास, कहीं लिखा है इसमें? लिखा होगा जरूर। ये बाहर वाले हिस्से को क्या बोल देंगे? ये हो गया बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, इसे बोलते हैं बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल के अंदर आपको एक अलग ट्यूब दिख रही है, एक अलग ट्यूब आप देख सकते हैं, ये आपकी एक अलग ट्यूब हो गई। ठीक है, एक अलग ट्यूब हो गया जिसमें एक फूड के लिए एंट्री है और एक वेस्ट के लिए एग्जिट है। मतलब कि कंप्लीट डाइजेशन मेथड आप इसमें देख सकते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं? कंप्लीट डाइजेशन मेथड देख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? कंप्लीट डाइजेशन मेथड वो होता है जिसमें ट्यूब में ट्यूब होती है। तो मैंने कहा आउटर, ये लिखा हुआ देखो, आउटर ट्यूब क्या है? बॉडी वॉल लिखा हुआ है। और इनर वाली क्या है? इनर ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मेरे साथ भी ऐसे ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसी है। और एक जगह से खाना आ रहा है और एक जगह से वेस्ट जा रही है। जहां से खाना आ रहा है उसे माउथ कह रहे हो, और जहां से फूड जा रहा है उसको एनस कह रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? कंप्लीट डाइजेशन या ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन। लेकिन समझिएगा, एलिमेंट्री कैनाल हैज द टू ओपनिंग, वन एक्ट एज द माउथ एंड द सेकंड एनस। समझ में आ गया? अब एवोल्यूशन जो है, इसके इस प्रोसेस के एवोल्यूशन में दो हिस्से बटे हैं, एक होता प्रोटोस्टोमिक और एक होता ड्यूटोरोस्टोमिक। प्रोटो और ड्यूटीरो में फर्क है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ड्यू मतलब दो, प्रोटो मतलब पहला, प्रिमिटिव जैसे कह दिया। इसने बोला एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, समझ में आ गई नहीं बात? एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड एनस इज फॉर्म्ड लेटर। मतलब कि हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बनता हो? माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, पहले माउथ बना और कुछ समय के बाद एनस बना। तो पहले माउथ बनेगा, एनस बाद में बनेगा। पहले माउथ बनेगा, वैसे बाद में। तो बोला है कि एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, कब? लेकिन एम्ब्रॉयनिक की बात हो रही है, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में ही माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड एनस इज फॉर्म्ड लेटर, बाद में एनस बना। उसने बोला क्या कि एनस इज द फर्स्ट एनस इज फॉर्म्ड एंड देन माउथ इज फॉर्म्ड। एम्ब्रॉयनिक कंडीशन मतलब क्या है कि पहले एनस बने बाद में माउथ बने, मतलब पहले निकालने का प्रोसेस बने, खाने का बाद में बने। तो हमारे पास दो तरीके का एवोल्यूशन है। कितने तरीके का? दो तरीके का। ठीक है, तो आपके दो टॉपिक थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। अगर एम्ब्रॉयनिक कंडीशन से पहले मुंह बन जाए और बाद में एनस बने तो उसे बोलते प्रोटोस्टोमिक, और है किसमें? कंप्लीट डाइजेशन में। और अगर उल्टा हो जाए कि एनस पहले बने और माउथ बाद में बने, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन, तो उसे बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक। अच्छा, एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, जैसे क्या ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कंप्लीट डाइजेशन मेथड में अगर आप देखें तो प्रोटोस्टोमिक वो है जिसमें पहले बनेगा माउथ और सेकेंड पे बनेगा एनस। अब उल्टा कर दो, ड्यूटेरोस्टोमिक वो है पहले बनेगा एनस और दूसरे टाइम पे बनेगा माउथ। ये हमें क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन दोनों कब होने चाहिए? एम्ब्रॉयनिक में। दोनों कब होने चाहिए? एम्ब्रॉयनिक स्टेट में। दोनों कब होने चाहिए? एम्ब्रॉयनिक स्टेट में या कंडीशन में।
तो उसने बोला कि जो प्रोटोस्टोमिक है उसके क्या एग्जाम्पल है? प्रोटोस्टोमिक मतलब कि जिसमें पहले बन जाए माउथ, तो जैसे का एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। इन सब में है तो डाइजेशन कंप्लीट। कैसा कंप्लीट? क्योंकि माउथ भी होगा और एनएस भी होगा। लेकिन शुरू के जो तीन है, जैसे एस्केहेलमिंथिस है, एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा है और मोलस्का, याद कर लो अभी के अभी क्या बोला मैंने? एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। इन चार में क्या है? पहले मुंह बनेगा बाद में एनएस बनेगा, मतलब प्रोटोस्टोमिक है। और जो ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं उनमें पहले एनएस बनता है बाद में माउथ बनता है। तो उसमें कौन आ जाएगा? एखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बात खत्म। चैप्टर का बेसिक पूरी तरीके से खत्म कर दिया हमने। तो एक क्लास वो रिकॉर्ड हुई थी और एक ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये तो मैं अगली क्लास में भी पढ़ाऊंगा। अब मैंने पहली वाली क्लास में पढ़ाया था, बताया था। बस याद रखना कि मुझे ये बतानी है कि नारिस है, हिरुडेनेरिया है और फेरेटिमा है। और इसके बाद जैसे देखिए कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एनीलिडा। अब मुझे बताओ, क्या एनीलिडा में कौन सा डालूंगा मैं? प्रोटोस्टोमिक डालूंगा या ड्यूटेरोस्टोमिक डालूंगा? प्रोटोस्टोमिक डालूंगा। क्या डालूंगा? क्योंकि प्रोटोस्टोमिक अभी बताया, एस्केलमेंथिस, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रोटोस्टोमिक। कहाँ है इसमें? डाइजेशन है? नहीं है। तो क्या बोलूंगा? डाइजेशन कैसा है इसका? डाइजेशन तो है कंप्लीट, है ना? डाइजेशन तो है कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट में कौन सा? प्रोटोस्टोमिक। कैसा? प्रोटोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक। और सेगमेंटेड, देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मतलब क्या होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब कि ऑर्गन्स का, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होगा, और इंटरनल और एक्सटर्नल भी सेगमेंटेशंस होंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल भी सेगमेंटेशंस होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है। मेटामॉर्फिज्म क्या था? जिसमें लार्वा बने और मतलब एम्ब्रॉयक से लार्वा और लार्वा से फिर एडल्ट बने, तो उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। अब इसमें है कुछ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या डायरेक्ट। चलिए यहाँ तक क्लीन हो गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा? एनिलिडा। वो मैंने बस गो थ्रू कर दिया जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाएं। बट आपका अभी 2-3 लेक्चर रह रहे हैं, जैसे पूरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, देन एनिलिडा। तो आपको लगातार वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू क्लास, बने रहिएगा क्लास में जिससे कि आपको सही डेटा सही टाइम पर मिल सके। थैंक यू क्लास।